चलो हम लोग सूक्ष्म जीवों का संसार पढ़ रहे हैं ना। सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। ये क्लास 8 का है ना, क्लास 8 का साइंस है ये। ठीक है, इसमें पहला क्लास हम लोग कर लिए थे। पहला क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सूक्ष्म जीव क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, यही सब पढ़े थे ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से यही पढ़ने वाले हैं कि सूक्ष्मदर्शी को पहली बार किसने बनाया था, है ना। जब बनाया था तब पहली बार उसमें किसी को देखा गया था, किण्वन की क्रिया कैसे हुई थी, किण्वन के बारे में किसने बताया था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ डिटेल्स में ये जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी में और क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से लेंस लगे होते हैं, किस लेंस का क्या काम है, अगर उसमें दर्पण लगा हुआ है, नीचे में होल है तो उसका क्या कार्य है, सभी चीज का कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना। उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखे हैं, हम ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन नहीं, एक हेडिंग डाले हैं वस्तु लेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में चपटी पर 2 या 3 लेंस लगे रहते हैं, इसे वस्तु लेंस कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी में जब तुम चपटी देखोगे तो वहां पर 2 या 3 लेंस लगे रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु लेंस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव बोलते हैं उसको। समझ गया ना, इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या फिर वस्तु लेंस बोलते हैं। समझ में आ गए। लेकिन इसमें जो अलग अलग प्रकार के लेंस लगे रहते हैं उसकी क्षमता जो है ना, आवर्धन क्षमता, वो अलग अलग होती है। तुम आवर्धन के बारे में डिटेल्स में 10th में पढ़ोगे, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन निकालते कैसे हैं, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है अलग अलग आवर्धन क्षमता वाले 3 लेंस लगे होते हैं। किसमें, वस्तु लेंस। ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन लिखे कि सूक्ष्मदर्शी में किसी वस्तु का आकार कितना बड़ा होता है। सूक्ष्मदर्शी में जो है किसी वस्तु का आकार कितना बड़ा होता है और ये किस पर निर्भर करता है। यहाँ पे हम ऐड नहीं किए, ऐड कर लेना, ये किस पर निर्भर करेगा, है ना। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु लेंस और नेत्रिका लेंस की क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। जो वस्तु लेंस की क्षमता है और जो नेत्र लेंस की क्षमता है, जिसको हम लोग नेत्रिका बोल रहे थे, उस लेंस की क्षमता है, तो दोनों लेंस के गुणनफल के बराबर होता है। किसको, इसको, मतलब किसी वस्तु को देखने की क्षमता। बात समझ में आ गई ना। अगला है हमारा एक क्वेश्चन कि सूक्ष्मदर्शी में कांच की स्लाइड को कहां रखा जाता है। अच्छा तुम देखा होगा, अगर सूक्ष्मदर्शी को देखा होगा तो क्या करते हैं, उसमें ब्लड जब रखते हैं, एक कांच में जब ब्लड रखते हैं तो ध्यान से देखना कि वो किसी शीशे वाले ग्लास जैसा रहता है, बना हुआ रहता है ना। अब वो ग्लास पे जो रखा है तो उसको सूक्ष्मदर्शी में कहां पर रखते हैं। क्वेश्चन बनता है ना कि अगर आप जैसे देखना ब्लड जांच कराने जाओगे ना तो वहां पर देखेगा सिरिंज में ब्लड तो निकालता है, लेकिन हल्का सा ब्लड उस कांच की स्लाइड पे डालता है। क्यों डालता है और उसको सूक्ष्मदर्शी पर कहां रखा जाता है, ये समझो। तो देखो, वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होती है जिसके बीच में गोलाकार छिद्र होता है। जो वस्तु लेंस होता है ना, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, एक समतल सतह। समतल सतह मतलब बिल्कुल एकदम बराबर, समतल प्लेन जिसको बोलते हैं ना, समतल सतह होती है। उस पर क्या होता है, उसी के नीचे एक छिद्र बना होता है ना। उसी छिद्र के ऊपर कांच की स्लाइड को रखते हैं। उसी छिद्र के ऊपर क्या करते हैं, उस कांच की स्लाइड को रखते हैं। ठीक है, अब उस कांच के छिद्र का क्या काम है, मतलब अब अगर आप सूक्ष्मदर्शी बना रहे हो तो नीचे में जो वो छिद्र आप छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, अभी देखो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि सूक्ष्मदर्शी में सबसे नीचे लगे दर्पण का क्या कार्य है। पहले ये समझ लो कि उसके नीचे एक दर्पण लगा होता है, उसका क्या कार्य है। तो ये क्या करता है, प्रकाश पुंज को छिद्र में फोकस करना। अब जो नीचे एक दर्पण लगा हुआ है तो क्योंकि बिना प्रकाश के दिखाई तो नहीं देगा, हम जानते हैं किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है, बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो वो क्या करता है, प्रकाश पुंज को इकट्ठा करके उस छिद्र तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, दर्पण। उसके नीचे जो दर्पण लगा होता है वही पहुंचाता है ना। तो अब अगला है सूक्ष्मदर्शी का खोज पहली बार किसने और कब किया। सूक्ष्मदर्शी का जो पहली बार खोज जो है किसने और कब किया था। अच्छा, इसको तुम जब 9th में पढ़ने जाओगे तो यहाँ पर नाम बिल्कुल चेंज है, उसको हम जब 9th का क्लास करेंगे तो उसमें बता देंगे तुम लोगों को। तो लेकिन इसमें जो दिया है तुम्हारे बुक के अनुसार से ही चल रहे हैं। इसमें दिया है डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1668 ईस्वी में किया था। क्या नाम था, डच वैज्ञानिक। ये तो डच मतलब शहर का नाम है, लेकिन इसका पूरा नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और कितने ईस्वी में किया था, 1668 ईस्वी में किया था, है ना। और एक चीज और बताया था कि सूक्ष्मदर्शी के खोज के 200 वर्षों के बाद लुई पाश्चर ने यह बताया कि किण्वन प्रक्रम सूक्ष्मजीव ईस्ट के कारण होता है। जो किण्वन का प्रक्रम है वो किसके कारण होता है, सूक्ष्मजीव ईस्ट के कारण होता है। और ये बात किसने बताया था, लुई पाश्चर ने बताया था। कितना, सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया उसके 200 वर्षों के बाद इस बात को उसने बताया था, है ना, कि जो किण्वन की क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, सूक्ष्मजीव ईस्ट के कारण होती है। ठीक है, चल अब एक हमारा हेडिंग है सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ये हम लोग पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो सूक्ष्म जीवों को मतलब मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया है।
चार भागों में। पहला अगर देखोगे तुम तो जीवाणु है जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। पहला क्या है? जीवाणु, जिसको हम लोग बैक्टीरिया बोलते हैं। और इस जीवाणु में दो आते हैं, दो टाइप के जीवाणु आते हैं। एक होता है स्पाइरल जीवाणु और एक होता है क्षारनुमा जीवाणु। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक स्पाइरल जीवाणु, दूसरा क्या है? क्षारनुमा जीवाणु। दूसरा होता है हमारा प्रोटोजोआ, इसको इंग्लिश में लोग प्रोटोजोआ ही बोलते हैं। तो अब प्रोटोजोआ भी है जो दो तरह से होते हैं, है ना। प्रोटोजोआ दो तरह से होते हैं, एक होता है अमीबा और एक होता है पैरामीशियम, है ना। दो तरह से होता है, एक अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। तीसरा होता है कवक, है ना। कवक तीन तरह से होता है। कवक जो है तीन तरह से पाया जाता है। एक तो होता है राइजोपस, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड कहते हैं। दूसरा होता है पेनिसिलियम। तीसरा होता है एस्परजिलस। तीसरा क्या होता है हमारा? एस्परजिलस। अब अगला लास्ट हमारा जो है शैवाल, जिसको हम एल्गी बोलते हैं। इसको ये भी दो तरह से पाए जाते हैं। एक होता है क्लेमाइडोमोनास, एक होता है एस्पाइरोगायरा। एक क्या होता है? एस्पाइरोगायरा। ठीक है, तो ये तीन, मतलब ये चार भागों में इसको वर्गीकृत किया गया। और इस चारों में भी जो दो अलग अलग, मतलब सबके दो भाग अलग अलग हैं। जैसे जीवाणु दो तरह से पाया जाता है, तो स्पाइरल जीवाणु और क्षारनुमा जीवाणु। उसी तरह से देखोगे शैवाल दो तरह से पाए जाते हैं, एक होता है क्लेमाइडोमोनास, एक होता है एस्पाइरोगायरा। प्रोटोजोआ दो तरह से पाया जाता है, पैरामीशियम और अमीबा। कवक तीन तरह से, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इस तीन तरह से ये पाया जाता है, कवक पाया जाता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, देखना। सूक्ष्म जीवों से भिन्न अति सूक्ष्म संरचना वाले विषाणुओं का भी एक वर्ग है, जिसके बारे में पूरा डिटेल्स में तुम्हारे बुक में नहीं दिया गया है। आगे हम लोग इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। लेकिन कि जो सूक्ष्म जीव से जो भिन्न जीवाणु भी है, जो इससे भी अति सूक्ष्म है, उसका भी एक अलग ही क्या है? वर्ग है। उसका भी क्या है? एक अलग वर्ग है। ठीक है ना, उसके बारे में भी जानेंगे। अगला है विषाणु में व्यवस्थित कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। विषाणु में जो व्यवस्थित कोशिकीय संरचना होता है ना, उसका क्या होता है? अभाव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये सजीवों से भिन्न प्रतीत होते हैं। इसलिए क्या होते हैं? सजीवों से भिन्न, मतलब अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में वे अपने परपोषी के शरीर वृद्धि, विकास और गुणन करते हैं। वो क्या करते हैं? मतलब परपोषी की तरह दूसरे जीवों में रह करके अपना वृद्धि और विकास करते हैं। जिसे तुमने देखा होगा ब्रेड पे रह करके। अब ब्रेड तो सजीव नहीं है, लेकिन उनका भोजन तो वहीं से प्राप्त हो रहा है ना, तो वहां पर भी करते हैं। इसलिए वे सजीवों के समान भी प्रतीत होते हैं। इसलिए हम उसको सजीव, कभी कभी बोलते हैं कि ये सजीव के समान दिखाई देते हैं। लेकिन लास्ट में तुमको ये समझ में आएगा, लास्ट वाला पॉइंट देखो ध्यान से, कि विषाणु सजीव है या निर्जीव, यह स्थापित नहीं है। विषाणु को वैज्ञानिक ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच या कड़ी सीमा रेखा पर स्थित मानते हैं। मतलब उसको बीच का मानते हैं, ना ही उसको सजीव मानते हैं और ना ही निर्जीव मानते हैं। इस क्लास में हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़े, वस्तु लेंस क्या होता है, नेत्रिका लेंस हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़ चुके थे। वस्तु लेंस क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी में जो है जो लेंस लगे होते हैं वो दो ही लेंस लगे रहते हैं। आगे हम क्लियर कर देते हैं, एक नेत्रिका लेंस और एक वस्तु लेंस लगे होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वस्तु लेंस में भी तीन प्रकार के लेंस लगे रहते हैं, लेकिन अलग अलग क्षमता वाले लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे क्लास में था। और हम लोग सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण भी पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम ये समझेंगे कि सूक्ष्म जीवों का संसार किस प्रकार से होता है ना, उसका संसार किस प्रकार का होता है और उसमें क्या क्या वृद्धि और विकास होता है। अगर वृद्धि और विकास होता है तो उसको सजीव क्यों नहीं माना गया, अगर वृद्धि और विकास नहीं होता तो उसको निर्जीव क्यों माना गया, है ना। चलो, इस क्लास में फिलहाल इतना है।